कभी सोचा है कि छत्तीसगढ़ में जो सब्जी या अनाज खेत से निकलता है वो हमारी थाली तक पहुंचता कैसे है? असल में इस पूरे सफर को एक बहुत पुराना लेकिन बहुत ही जरूरी कानून चलाता है। ये है 1972 का एपीएमसी एक्ट। तो आज हम इसी कानून को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, जिसने एक तरह से दशकों से राज्य के खेती किसानी वाले बाजारों की पूरी शक्ल तय की है। तो देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इसके कुछ जरूरी शब्दों का मतलब जानेंगे। फिर ये देखेंगे कि इन मंडियों को असल में चलाता कौन है। इसके बाद बाजार के नियम क्या हैं, वहां कारोबार करने का लाइसेंस कैसे मिलता है, और आखिर में अगर कोई नियम तोड़े तो होता क्या है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। किसी भी कानून को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी भाषा को समझना जरूरी होता है। तो आइए पहले इस एक्ट में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास शब्दों का मतलब जानते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द कृषि उपज। अब सुनने में तो लगता है कि इसका मतलब सिर्फ गेहूं चावल होगा, लेकिन नहीं, ये कानून बहुत बड़ा दायरा लेता है। इसमें बागवानी से लेकर पशुपालन, मधुमक्खी पालन और तो और जंगल से मिलने वाली चीजें भी शामिल हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में जमीन या पानी से पैदा होने वाली लगभग हर चीज इसी कानून के अंदर आती है। अच्छा, अब समझते हैं कि कानून की नज़र में कृषक कौन है। देखिए, कानून यहां एक बहुत साफ लकीर खींचता है। कृषक वो है जो खुद अपनी जमीन पर फसल उगाता है। ये परिभाषा इसलिए इतनी जरूरी है ताकि इस कानून का जो भी फायदा है वो सीधे असली किसान तक पहुंचे, ना कि किसी बिचौलिए को। अब ये मंडी समिति क्या है? इसको आप ऐसे समझिए कि ये बाजार की लोकल सरकार है। हर बाजार एरिया के लिए एक कमेटी होती है और उसी की जिम्मेदारी होती है कि मंडी में सब कामकाज ठीक से चले, नियम लागू हों और पूरी व्यवस्था बनी रहे। जमीनी स्तर पर यही सबसे अहम बॉडी है। तो आप जब ये बेसिक शब्द समझ आ गए हैं तो सवाल ये उठता है कि इन मंडी समितियों को चलाता कौन है? कौन लोग हैं जो इन बाजारों के फैसले लेते हैं? चलिए देखते हैं। मंडी समिति की बनावट काफी दिलचस्प है, पता है। इसमें सिर्फ सरकारी अफसर नहीं होते, इसमें किसानों के चुने हुए लोग होते हैं, व्यापारी होते हैं, वहां का एमएलए होता है और सहकारी समितियों के लोग भी होते हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, बाजार से जुड़ा हर इंसान, हर तबका अपनी बात रख सके। और इसी कानून में एक बहुत ही अच्छी बात भी है। सेक्शन 11 में साफ साफ लिखा है कि मंडी समितियों में कम से कम 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा कदम था बाजार के मैनेजमेंट में महिलाओं की भागीदारी पक्की करने के लिए। तो यहाँ पर एक दो लेवल का स्ट्रक्चर है। एक तरफ लोकल मंडी समितियां हैं और उन सब के ऊपर स्टेट लेवल पर है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड। ये बोर्ड एक तरह से इन सभी समितियों का बॉस है, जो ये पक्का करता है कि सब जगह नियम कानून एक जैसे रहें और सब मिलकर काम करें। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि खिलाड़ी कौन कौन हैं। अब जरा ये देखते हैं कि खेल के नियम क्या हैं। मतलब मंडी के अंदर असल में खरीद बिक्री होती कैसे है। ये जानना बहुत जरूरी है। कानून सिर्फ सरकारी मंडियों की बात नहीं करता, वो प्राइवेट मंडी बनाने की भी इजाजत देता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई प्राइवेट कंपनी भी अपना मार्केट यार्ड बना सकती है। इससे किसानों को एक और ऑप्शन मिलता है अपनी फसल बेचने का, जिससे शायद उन्हें बेहतर दाम भी मिल सके। ये 3 नियम, इन्हें आप मंडी सिस्टम की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। पहला नियम ये पक्का करता है कि सारा व्यापार एक ही जगह पर हो। दूसरा, ये किसानों को बाहर होने वाले शोषण से बचाता है। और तीसरा, जो मंडी फीस लगती है उसी पैसे से समिति बाजार में सड़कें, शेड और बाकी सुविधाएं देती है। ये पूरी व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाता है। अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यापारी या कोई और काम करने वाला इस सिस्टम से जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है। देखिए, मंडी में कानूनी तौर पर काम करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है और उसका एक पूरा प्रोसेस है। अब लाइसेंस की फीस भी देखिए, ये भी हर किसी के लिए अलग अलग है। मतलब एक बड़ा व्यापारी है तो उसे 5,000 रुपये देने हैं, लेकिन वहीं एक हमाल या तुलैया के लिए उनके लिए ये सिर्फ 10 या 20 रुपये है। इससे पता चलता है कि सिस्टम को ऐसा बनाया गया है कि छोटे से छोटा काम करने वाला भी आसानी से इसका हिस्सा बन सके। ये प्रोसेस सेक्शन 32 में बताया गया है और काफी सीधा साधा है। बस सही फॉर्म भरना है, फीस जमा करनी है और फिर मंडी समिति उस पर फैसला लेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि समिति को 6 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला लेना ही होता है। इससे काम में फालतू की देरी नहीं होती। और ये रहा वो असली फॉर्म। इस दस्तावेज को देखने से बात और साफ हो जाती है। इसमें आवेदक को अपने कारोबार की जगह, गोदाम कितना बड़ा है और अपनी पर्सनल जानकारी देनी होती है। इससे समिति ये पक्का कर पाती है कि सिर्फ सही लोग ही बाजार में काम कर रहे हैं।
तो नियम बन गए, लाइसेंस देने का तरीका भी बन गया। लेकिन अगर कोई इन नियमों को ना माने तो? अब हम आते हैं इस सिस्टम के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी नियम लागू कैसे होते हैं और तोड़ने पर सजा क्या मिलती है। नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए ना मंडी समिति को काफी ताकत दी गई है। अगर उन्हें जरा भी शक होता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो किसी भी दुकान, गोदाम या गाड़ी में घुसकर तलाशी ले सकते हैं और सारे रिकॉर्ड जब्त कर सकते हैं। ये पावर इसलिए है ताकि सब लोग नियमों का पालन करें और सही मंडी फीस चुकाएं। ये लाइन सीधे कानून से उठाई गई है और ये साफ बताती है कि नियम तोड़ना कोई मजाक नहीं है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, इसके गंभीर कानूनी नतीजे हो सकते हैं, जिसमें जेल भी है और जुर्माना भी। ये एक बहुत बड़ा डर पैदा करता है ताकि लोग कानून का पालन करें। ये एक और बड़ा दिलचस्प टूल है। मान लीजिए कोई व्यापारी सही से हिसाब किताब ही नहीं रखता, तो क्या होगा? तो अधिकारी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते। वो अपने हिसाब से एक अंदाजा लगाकर तय कर सकते हैं कि कितनी फीस बननी चाहिए। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई सिर्फ रिकॉर्ड छिपाकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। तो ये था 1972 का छत्तीसगढ़ एपीएमसी अधिनियम। सोचिए, ये कानून 50 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन आज भी ये तय कर रहा है कि छत्तीसगढ़ में किसान की मेहनत कैसे बाजार तक पहुंचती है और फिर हमारी थाली तक। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये आधी सदी पुराना ढांचा आज की जरूरतों के लिए काफी है, या फिर अब इसे बदलने का वक्त आ गया है? इसका जवाब आज भी लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालता है।